स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अली अजमल साहब माहिर नफ्सियात, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायरा माहिनो। अस्सलाम वालेकुम दोनों को, वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली ये कि हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास दो बिल्कुल मिलते जुलते एक तरह से टॉपिक है, एक तो माहिर नफ्सियात हैं और दूसरी तरफ शायरा हैं, तो इनका बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर रहता है। तो मुझे आप बताएं डॉक्टर अली कि जब भी हम कोई शायरी सुनते हैं या फिर उस हवाले से उन लफ्ज़ों को जब जिस कंडीशन में होते हैं, जिस कैफियत में होते हैं, उनको पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसका हमारे जहन पर क्या असरात होते हैं? जी ज़ाहिर बात है, जहन पे तो बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं शायरी के। देखिए जो वर्ड्स हैं ना, जो आमतौर पर शायरी वर्ड्स है और इसमें इमोशंस को, जज्बात को बयान करती है शायरी, तो जो वर्ड्स हैं बाज़ औक़ात वो दवाई से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। आप देखें कि किसी ने कुछ कह दिया सुबह तो अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया और दिन भर कोई शख्स सोचता रहा, लेकिन अगर सुबह किसी ने कोई आपकी तारीफ़ कर दी कि जी आप अच्छे लग रहे हैं या कुछ इस तरह से कोई अच्छी बात कर दी, तो क्या होता है कि उससे हमारा पूरे जो मूड है पूरा दिन वो एक पॉजिटिव रहता है। और बाय द वे एक चीज़ हमने देखें कि इंसान जो है वो अपने जहन से चलता है, दिमाग से, सोच से। अब सोच क्या है? सोच अल्फाज हैं। अब शायरी में अल्फाज को एक बहुत खूबसूरत सा एक जामा पहनाया जाता है। वो कहते हैं ना कि शेर फ़क्त शायर के दिल की ज़ुबान होती है, लोग कहते हैं मैंने शेर कहने शुरू कर दिए। तो ये एक बड़ा एक अच्छा एक एक्सप्रेशन है इंसानी जज्बात का, हम क्या महसूस करते हैं। और बाय द वे ये आज से नहीं है, आप देखें कि बिफोर क्राइस्ट अगर हम पहले ज़मानों की बात करें तो अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी थी जो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे। अब उसमें प्लेटो और एरिस्टोटल इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की और तब से चलता आ रहा है कि पोइट्री जो है वो इंसान के ऊपर किस तरह से अच्छे असरात जो है वो मुरतब करती। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक तो पोइट्री करना, इसके लिए तो बहरहाल हमें अच्छा खासा क्रिएटिव होना पड़ता है, और फिर पोइट्री सुनना उसके लिए भी बाय द वे बाज़ौक़ होना पड़ता है। दोनों चीज़ों के लिए बाज़ौक़ होना पड़ता है, आपको लिखने के लिए भी और कहने के लिए। एग्जैक्टली। और समझने के लिए, महसूस करने के लिए बाज़ौक़ के साथ साथ एक हमें एक हद तक सेंसिटिव भी होना पड़ता है। अब देखें कि एक शख्स बाज़ौक़ है, सेंसिटिव है, तो वो ज़िंदगी की दिलकशी को अच्छी तरह से महसूस कर सकता है। ये जो हमें सही जवाब है ना वो माहिनो दे सकेंगी। माहिनो, आप क्योंकि शायरा हैं और आप मुझे बता सकेंगी कि पोइट्री के लिए हमें बाज़ौक़ तो ऑब्वियसली होना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से बेज़ौक़ भी हैं, उनको पता होता है कि इसमें कुछ मीनिंगफुल थिंग है, उसको सुन रहे होते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं उसी से कंटिन्यू करूँगी। इसके साथ ही अल्फाज की जब हम बात करते हैं तो आपका लहजा बड़ा मैटर करता है। कहते हैं कि लहजा लफ्ज़ का डीएनए होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बाज़ौक़ होना ये भी एक गिफ्टेड चीज़ होती है। अगर किसी को शायरी पढ़ने का या लिटरेचर को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, जो सब में नहीं होता, और मेरा ख्याल है ये हैबिट जिनको बचपन से पड़ जाती है वो इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर आपको बचपन में ही वैसा माहौल मिलता है, आपको एक लिटरेरी एम्बियंस प्रोवाइड किया जाता है घर में, और ये आपके घर का माहौल तय करता है कि आप किस तरह के बनेंगे बड़े। बिल्कुल इस तरह से अगर हम रोमांटिक उसकी बात करते हैं उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट होता है। अगर हम वायलेंट कह रहे होते हैं कि जो ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें हैं, जब हम उनको लफ्ज़ों में लेकर आ रहे होते हैं तो वो भी आपका माहौल ही होता है ना, तो आपको लफ्ज़ों की शक्ल में आप बाहर लेकर आते हैं। तो मुझे आप दोनों से ये मेरा सवाल है, पहले मैं डॉक्टर अली से पूछना चाहूँगी, आजकल के दौर में जिस तरह से हम इस कंडीशन में रह रहे हैं और जिस तरह से हमारे मुल्क की हालत है और हमारी ज़हनी हालत उससे बिल्कुल अफेक्ट करती है, तो हम इस अगर पोइट्री को या फिर जो अच्छा कलाम है उसको पढ़ते हुए अगर हम डेली बेसिस का इसको हिस्सा बना लें, क्या हम डिप्रेशन इन चीज़ों से बच सकते हैं? क्योंकि जैसे कहते हैं कि आप जब भी किसी टेंशन में होते हैं तो आपको अच्छा या अच्छी सराउंडिंग में रहना चाहिए आपको, तो लफ्ज़ भी मैटर करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा अल्फाज होता है जो आपके दिल में उतर जाता है तो आपको हर जो तलखी है ना उनका जवाब मिल जाता है। जी बिल्कुल जी, अंदाज़े बयां अगरचा शौक़ नहीं है, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात यह है कि बिल्कुल ऐसा होता है। पोइट्री का इफ़ेक्ट तो माइंड पे है, मूड तो हमारा ठीक होता है। अब इसमें ना जो बिल्कुल आपने कहा कि आजकल की ज़िंदगी की जो तलख हकीकतें हैं, भागम भाग लगी हुई है, बड़े प्रेशर हैं, अब उसमें जो एक रिलीफ के माहौल हैं, लोगों से मिलना, खुश होना, सोशल लाइफ अपनी इंजॉय करना, घूमना फिरना, प्लस पोइट्री। अब पोइट्री भी हमें खुश करती है, और बाय द वे कुछ पोइट्री के अपने अपने डिफरेंट जेनर्स है। एक तो रोमांटिक पोइट्री होगी, वो तो आमतौर पे यंगस्टर्स को खुश करती है, बल्कि हर एज ग्रुप को खुश करती है। अब उसके बाद कुछ जो पोइट्री ऐसी जो कि कुछ फिलोसफिकल टच होता है पोइट्री में, या कह लें कि ज़िंदगी की तलख हकीकतों को बयान करती है। अच्छा, बाय द वे उसका भी मूड पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि कैथारसिस हो जाता है, हमें ज़ुबान मिल जाती है
कहने के लिए और सुनने के लिए। अब जिंदगी में मुश्किलात तो है ना जी, लोगों को टेंशन है, प्रॉब्लम है मुख्तलिफ किस्म की। अब जब हमने उनको वर्ड्स में बयान कर दिया और सुनने वाले ने सुन लिया, बयान करने वाले ने बयान कर दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, समझ लिया, उससे क्या होता है, उससे हमारा कैथारसिस होता है। जो चीज़ है हमारे अंदर वो एक तरह से निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिप्रेशन में काफ़ी हद तक कमी आती है, कैथारसिस हो जाए, दिल की बात अगर हम कह लें तो देखें इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि किसी के इंसान के दिल में कुछ चल रहा हो, उसके पास अल्फाज भी हो, जुबान मिल जाए और वो कह दे, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। इसीलिए आते हैं ना, आप सेशंस थेरेपी इसलिए करते हैं कि हमसे कहें जो आप इधर नहीं कह पा रहे होते, तो आप उसको केटर करते हैं। ऑब्वियसली ये कैथारसिस एक एलिमेंट तो है, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पोइट्री करने से सारी चीजें तो नहीं ठीक होती। मैं यही कह रही हूं कि इसलिए लोग आपसे आते हैं। हाँ। अच्छी चीज है, कह लेना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हम महसूस क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ, हम कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, जब उसको वर्ड्स मिल जाते हैं, क्या मैं महसूस कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कैथारसिस होता है, मूड इफेक्ट होता है, हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और बाय द वे एंड्रोफिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। ये जब हमारे ब्रेन से मुख्तलिफ तरह के हार्मोन केमिकल रिलीज होते हैं, अच्छी पोइट्री से हमारे ब्रेन में एंड्रोफिन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। उससे हम ऑब्वियसली खुश रहते हैं। सही है, तो फिर हम माहिनों से चंद अल्फाज सुनते हैं तो मुझे लगता है हमारे हार्मोनल जो है वो भी ज़रा बैलेंस उसका हो जाए। माहिनो हमें कुछ सुनाएंगी आप माहिनों? जी क्यों नहीं, ज़रूर। पहले तो इन्होंने जो बात की बिल्कुल कि ये जो किसी भी चीज़ को महसूस करना है ना, ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल है, सो इट इज़ कंट्रोलेबल, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। और ऑब्वियसली शायरी जो है ये कुछ आप अगर लिख रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार अल्फाज के थ्रू कर रहे हैं, तो इट्स वेरी थेरेप्यूटिक और कैथारसिस भी इससे यकीनन होता है। चूँकि मेरा इंटरेक्शन यंगस्टर से ज़्यादा होता है, तो मेरी शायरी के जो मौज़ूआत हैं वो भी यंगस्टर्स को मैं यहाँ बताती चलूँ, माहिनो पढ़ाती भी हैं इंग्लिश लिटरेचर, और इनके सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इनके जैसे हैं, तो लगता नहीं है टीचर हैं कि स्टूडेंट हैं। एक गज़ल है कि करो किसी से मोहब्बत में बेज़रर रहूँगी, करो किसी से मोहब्बत में बेज़रर रहूँगी, यकीन इतना दिला दो कि मोतबर रहूँगी। पुराना इश्क है मुझको नए ज़माने में, पुराना इश्क है मुझको नए ज़माने में, कि कॉल काट दो फिर भी मैं फ़ोन पर रहूँगी। कहाँ हो, किससे मिले हो, किधर को जा रहे हो, मैं बाखबर हूँ मगर फिर भी बेखबर रहूँगी। किसी ने तुमको नहीं झेलना कभी इतना, तुम्हारे ख्वाबों की एक मैं ही कूज़गर रहूँगी। और आखिरी शेर है कि मैं पेशरफ्त की कायल तो हूँ मगर मेरे दोस्त, मैं पेशरफ्त की कायल तो हूँ मगर मेरे दोस्त, कभी भी तुम हो अकेले मैं हम सफ़र रहूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लिटरली। और अदायगी बहुत मैटर करती है, आई थिंक सो। जब आप एक सेंसिटिविटी के साथ और उसमें जाकर करते हैं ना, तो वो बड़ा मज़ा आता है एक तरह से सुनने का। तो बहुत अच्छा कहती हैं आप हमेशा से। अच्छा अली, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हम हमेशा से डिप्रेशन या इसकी बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि आजकल के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको लेकर चलें, उनके पहले हमारा क्राइटेरिया इतना टफ तो था ही ना, कि हमें था कि कंपटीशन है, इस तरह से रेस है, लेकिन अभी टोटली चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। तो जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, तो उसकी आपको क्या रीज़न लगती है? देखिए, अगर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स पे बात करें, एंग्जाइटी डिप्रेशन का ये समझना है हमने कि ये हर एक एज ग्रुप में पाया जाता है। बच्चों में भी है, जो जिन टीनेजर्स की आपने बात की, या स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी है, और ये मिडल एज और बूढ़ों में भी है। अब हर एज ग्रुप में जब डिप्रेशन और एंग्जाइटी या इस किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले पाए जाते हैं, इसमें वजूहात डिफरेंट है। आपने जो बात की स्टूडेंट्स की, ऑब्वियसली एक प्रेशर, करियर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, खास तौर पे लड़कों पे कि जी कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, कुछ करना है जी, फिर शादी करनी है। लड़कियों पे भी अपने डिफरेंट तरह के प्रेशर हैं कि अच्छे रिश्ते वगैरह, वो एक प्रेशर। अच्छा, उसके बाद फिर एक प्रेशर ना आम तौर पे हमने खुद बनाया हुआ, जिसकी वजह से आजकल यूथ में सबसे ज्यादा डिप्रेशन चल रहा है, वो है रिलेशनशिप। आजकल आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, दिखने में ये लगता है कि जैसे हर गली मोहल्ले में हीर रांझा लैला मजनू पाए जाते हैं। सही बात है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर हीर रांझा के दौर में सोशल मीडिया होता तो हमें हीर रांझा लैला मजनू का पता ही ना होता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, इंटरेक्शन इतना ज्यादा है, रेयर चीजें। एग्जैक्टली। तो लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में आमतौर पर इंटरेक्शन की वजह से
क्योंकि फिर रिलेशनशिप बन जाते हैं बच्चों के, पता नहीं होता बच्चों को, ना डॉक्टर बताता है, ना टीचर बताता है, ना पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ये है क्या चीज। उनके लिए भी तो चीजें नहीं है ना, पेरेंट्स के लिए भी तो नहीं है कि इस तरह से पहले आम नहीं था उनके दौर में। पेरेंट्स के दौर में आम नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है लव हर दौर में था। खैर इतनी एक्सप्रेशन नहीं था, खुले आम नहीं था, लेकिन बहरहाल पेरेंट्स, हमारे दादा नाना भी जवान हुए थे, दादी नानी भी, खैर ये था। अच्छा, अब मसला क्या है कि बच्चों को बताते नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों को ये मिलती है या तो सोशल मीडिया से या फिल्मों ड्रामों से, जिसमें इस चीज को ओवर रोमांटिसाइज किया होता है। Exactly. अब लोग क्या, हमारे जो यंगस्टर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं। अगर उनमें ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये रिलीज होते हैं इस एज में ना, जिसकी वजह से हमें ये जो आमतौर पे ऐसे मसले वगैरह होते हैं जी, प्यार मोहब्बत वगैरह के बच्चों में जज्बात उभरते हैं। हम मतलब ये प्यार मोहब्बत नहीं है, हार्मोनल इशू है। नहीं, इशू नहीं है, मतलब कह लें कि ये एज फैक्टर है। अच्छा, अब उसमें क्या हो गया कि जब हम बच्चों को बताते नहीं है, बच्चों ने कहां से सीखा, मूवी से, ड्रामों से, जहां पे ओवर रोमांटिसाइज किया। हमने बच्चों को ये बताना है कि ये इस एज में आप ऐसा फील करते हो, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये पूरी जिंदगी आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। होता क्या है, जो आपने बात की डिप्रेशन, एंजाइटी, बच्चे इस फेज में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इमेच्योर होते हैं, हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, शुरू में खुश रहते हैं, उसके बाद ऐसे ही अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ज़रा थोड़ा सा मुश्किल बना लेते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी। अब हुआ क्या, करियर की टेंशन भी है, कंपटीशन भी काफ़ी है, फिर हमारा कुछ एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि हम क्रैमिंग की तरफ जा रहे हैं, हम बच्चों पे एक्स्ट्रा जो वज़न डाल रहे हैं, हर एज ग्रुप में लर्निंग नहीं उतनी हो रही, बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन सिर्फ बर्डन ज़्यादा है। अब ये जो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, और उसके साथ ही फिर बच्चों को रिलेशनशिप के भी आजकल इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से एक ओवरऑल बच्चों में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का जो ग्राफ है वो डिटीरियरेट कर रहा है। उसके बाद आप फिर देखें कि इस एज में आजकल एक जो एवरेज बच्चा है वो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजार रहा है। अब सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे जो बॉडी में एक्सेसिव डोपामीन रिलीज होता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी अगर ना करें, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम गुजारें। अब ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं इकट्ठे होते हैं, उसमें क्या होता है जी, बच्चों की ओवरऑल जो इस एज ग्रुप की मेंटल हेल्थ डिटीरियरेट कर रही है। शॉर्ट टेम्पर्डनेस काफ़ी बच्चों में देखी गई है, छोटी छोटी बात को ईगो का मसला बना लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एक्सट्रीम रिएक्शन कर देते हैं। इस तरह से इन चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब 110%। और इस बारे में माहिनों से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो पढ़ाती भी हैं, तो आपको ये चीज़ें डेली बेसिस पर फेस करना पड़ती होंगी। हम तो ज़रा पढ़कर बाहर निकल आए हैं, तो टीचर को ज़्यादा पता होता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप इसको कभी केटर करती हैं, क्या सीन चल रहा है आजकल? मैं अगेन आई वुड अग्री विद डॉक्टर साहब, इन्होंने जो कहा कि ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनके लेवल अप या डाउन होने से सर्टन इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करती हैं कि हमारा इमोशन किस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब है ये वर्केबल हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे काम नहीं हो सकता, ये कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, रादर बायोलॉजिकल है। हाँ, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप वाली इन्होंने बात की है, पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स इन 21st सेंचुरी, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और फिर वही चीज़ के जिस तरह से कॉम्प्लेक्स किस तरह से? कॉम्प्लेक्स इस तरह से हैं क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया, लाइफ बड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, आजकल रील्स का ज़माना है, तो जिस तरह हम रील्स में 10 सेकेंड की रील से आगे चल नहीं सकते, रिलेशनशिप भी हमें लगे थोड़ा सा मसला है तो हम उसे ईगो का मसला बना के उस पर वर्क करने की बजाय हम ये प्रेफर करते हैं कि इसे छोड़ के हम मूव ऑन करें, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, वो वाली सिचुएशन चल रही है। जबकि मुझे लगता है हम अगेन जनरेशन्स का मैं समझती हूँ बड़ा इसमें रोल होता है। जो हमारी जनरेशन है, हम जो मिलेनियल्स हैं, वो बड़ा डिफरेंट हैं जनरेशन जी से। जनरेशन जी जो है वो बड़ा इसको उसी रील्स की तरह लेती है, एक दिन एक है, और अगर आपको लगा है ये वर्केबल नहीं है तो आप फ़ौरन मूव ऑन कर जाते हैं। जो मुझे लगता है आप अपने ब्रेन को और आप अपने आप को उस तरह से प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं देते, जिसकी वजह से डैमेज बहुत ह्यूज लेवल पे हो रहा होता है, और वो हमें आफ्टर सम ईयर्स रियलाइज़ होता है जब हम रिलेट ही नहीं कर पाते किसी इंसान से। तो स्टूडेंट से भी चूँकि मेरा इंटरेक्शन रहता है और ये बड़ा पर्टिनेंट इशू है रिलेशनशिप्स को एड्रेस करना। तो आपने कभी देखा है कि वो डिस्टर्ब हैं और किसी ने अगर रीज़न बताई हो कि इस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो मैं डिस्टर्ब हूँ? एग्जैक्टली, दे डू कम टू मी। हम स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं, हमारे आवर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स से डू कम टू मी, और चूँकि मेरा बच्चों से एज गैप कम है तो वो बड़ा ईजीली मुझसे शेयर कर लेते हैं और मैं उनको समझाती हूँ।
सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पेरेंट्स से उनके गैप होने की वजह से बच्चे बड़ा सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होता ही नहीं है जो उनको गाइड कर सके, शेयर कर सके। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चे को जो है वो बीफ्रेंड करें आप, ताकि आपका बच्चा आपसे कुछ छुपाए ना, आपके सामने करे सब कुछ। एटलीस्ट यू वुड गेट टू नो कि वो सही कर रहा है या गलत, आप उसे गाइड कर सकेंगे। अगर हम उसे प्रेशर कुकर बनाते जाएंगे तो वो एक दिन फट जाएगा। जिस चीज़ को आप जितना छुपा के रखेंगे, बच्चे में उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी इसे एक्सप्लोर करने की। क्योंकि आपको ओपनली बात करनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में, और जब तक आप नहीं करेंगे, कोई दूसरा समझाएगा, किसी दूसरे से सीखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इंसान घर से सीखता है वो बाहर से ठोकरें कम खाता है, मुझे इस तरह से लगता है। और सेकेंडली, जिस तरह से हम अगर हम इश्क या मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उसको हार्मोनल या फिर जो भी है न्यूरो साइंस उसमें लेकर आ जाते हैं कि इस तरह से रिलीज हो रहा होता है। तो मुझे लगता है ला इल्मी ना बड़ी नेमत होती है। तो जो बगैर किसी चीज़ को जाने, बगैर हार्मोनल इश्यूज़ को जाने, बगैर इस चीज़ों को जाने, जो सादा इश्क कर रहे होते हैं, मुझे लगता है वो कामयाब चलता है। उनको पता नहीं होता कि हमारा ये जोन खत्म हो जाएगा और हम आगे की तरफ आएंगे। नहीं, वो कामयाब तो बहरहाल चलता है, लेकिन उसके बाद फिर जो ट्रॉमास भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना। देखिए, अगर हम एक चीज़ बच्चों को ये सिखा दें कि देखें, जैसे करियर है, ठीक है, स्टडी है, आपके ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इसी तरह से ये जो रोमांस है, ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये भी चलें एक लाइफ का एक स्मॉल सेगमेंट है, एक पार्ट है। आपके शो के जैसे सेगमेंट है, वैसे ये एक सेगमेंट है। अब उससे क्या होगा कि उससे बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इसको ठीक तरह से लेंगे कि ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई जिंदगी मौत का सवाल है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम इसकी साइंस को नहीं समझाएंगे कि ये इसमें है क्या, ये आप क्यों फील करते हैं, रियलिटी क्या है, इसमें साइंटिफिक और मेडिकल बेसिस पे ये चीजें क्या हैं, तब तक हमारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ज्यादा सर पे सवार करते रहेंगे। और फिर आप देखें कि उल्टे रास्तों पे निकल जाएंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। मेरे पास आमतौर पे अक्सर क्लिनिक में ऐसे लोग आते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, पहला प्यार उनको नहीं भूलता, जो कि बाय द वे उनको भी बताना चाहिए कि इट्स ओके, इट्स फाइन। तो जो चीजें हैं ना, हमने उनको कैसे समझाते हैं? नहीं, उनको अब जाहिर बात है, हर एक एज ग्रुप में डिपेंड करता है कि उनको क्या मसले क्या। कोई 50s में आ रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे मेरा पहला इश्क नहीं भूल रहा। नहीं, एक्चुअली वो ट्रॉमा वाला नहीं है, कुछ तो देखें भूलता नहीं ना, बच्चे हैं, कोई उनका कोई ब्रेकअप हो गया, उनको ट्रॉमा हो गया। बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं क्लिनिक पे, वो तो इमोशनली नहीं भूल रहे कि कल परसों हुआ या 6 महीने साल पहले हुआ। ये उनकी हम बात कर रहे हैं जो कि अपनी उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन अब मेमोरीज में सिर्फ मेमोरीज में पूछ रही हूं, उनको कैसे डील करते हैं? कोई ट्रॉमा नहीं है उनको, वो मेमोरी है, वो इनकी जिंदगी की अच्छी मेमोरीज भी हैं, बुरी मेमोरीज भी हैं। तो अगर उनको हम ये समझाते हैं कि इट्स ओके, व्हाट हैपेंड इज हैपेंड नाउ, वो एक कि आपकी लाइफ का फेज था। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया या आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने कोई ओवर कर ली थी और वो नहीं पूरी हुई, तो कोई बात नहीं। जिंदगी में हर शख्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ रह जाता है, और उसमें चीज़ों को रियलिटी के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि शहर के दुकानदारों, कारोबार उल्फत में सूद क्या है, ज़िया क्या है, तुम ना जान पाओगे। दिल के दाम कितने हैं, ख्वाब कितने महंगे हैं, और लब पे जां क्या है, तुम ना जान पाओगे। मानता हूँ तुम्हें ज़ौक़े शायरी है, तबीयत सजाने में एक माहिरी भी है, फिर भी हर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज़ सुनते हो, इन लफ्ज़ों के दरमियान क्या है, तुम ना जान पाओगे। तो लफ्ज़ों के दरमियान को समझना है, ज़िंदगी की रियलिटीज़ के दरमियान जो हकीकतें हैं उनको समझना है। बच्चों ने भी समझना है, पेरेंट्स ने भी समझना है, बुजुर्गों ने भी समझना है। बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं आपने, और जब आपने कहे तो मैं माहिनो से तो लाजमी सुनूंगी। माहिनो, मैं आपसे फरमाइश करना चाहूँगी, आपकी एक नज़्म है, एक लड़की इस तरह से, वो आप मुझे सुनाएंगे? अच्छा, वो एक रीसेंट गज़ल है, ज़रूर मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी अपनी ऑडियंस। सर, आप भी शायरी करते हैं या शौक या ज़ौक़ रखते ही हैं? बस जिस पढ़ने की हद तक, सुनने की हद तक मैं हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ कभी। बस याद रह जाती है, कभी सुन लूँ तो। बहुत अच्छी बात है, और इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। आपकी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे गज़ल है कि शायरी ओढ़ के ख्वाबों में पड़ी लड़की हूँ, शायरी ओढ़ के ख्वाबों में पड़ी लड़की हूँ, तुम जिसे छोड़ गए थे मैं वही लड़की हूँ। उसने एक और मोहब्बत की इजाज़त मांगी, उसने एक और मोहब्बत की इजाज़त मांगी, उसको मालूम था मैं कितनी सखी लड़की हूँ। और शेर है कि तुम ज़हानत में भले मुझसे बड़े हो, लेकिन तुम ज़हानत में भले मुझसे बड़े हो, लेकिन मैं मोहब्बत में मगर तुमसे बड़ी लड़की हूँ। कह कहे जिसमें बनाए थे हज़ारों तुमने, उसी तस्वीर में अफसुर्दा खड़ी लड़की हूँ।
और इसका मक्ता है कि माहे नौ उसको हरे बाग दिखाए सबने, माहे नौ उसको हरे बाग दिखाए सबने, जिस भी लड़की ने बताया मैं भली लड़की हूँ। शायरी ओढ़ के ख्वाबों में पड़ी लड़की हूँ, तुम जिसे छोड़ गए थे मैं वही लड़की हूँ। बहुत खूबसूरत माहनो। और एक आपका वो भी है सिगरेट समथिंग इस तरह से करके, वो बड़ा प्यारा है, वो एक बार सुना दें अगर। अच्छा, वो है कि आदत की तहवील में कोई कितना पागल हो जाता है, मुझसे फ़ोन पकड़ते ही वो नंबर डायल हो जाता है। जितनी मिन्नत मैंने की है तुमसे हिजरत करने की, इतनी देर में मेरे हमदम पेड़ भी घायल हो जाता है। और शेर है कि औरत प्यार में शायद मर्द से बढ़कर अंधी होती है, वरना उसकी नज़रों से तो पत्थर घायल हो जाता है। और आपका फेवरेट है कि कहता है कि माहे नौ तुम कितनी जालिम लड़की हो, कहता है कि माहे नौ तुम कितनी जालिम लड़की हो, तुमसे मिलकर सिगरेट का तो असर ही ज़ाइल हो जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। इसमें जी एक बात मैं करता चलूं कि नहीं सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी जो है वो भी पागल हो जाते हैं, अंधी मोहब्बत करते हैं, मर्द भी मजलूम है। ऑन अ लाइटर नोट। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ मैं भी यही कहूँगी कि दोनों बराबर मोहब्बत रखते हैं, किसी पर शक नहीं रखना चाहिए।